स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से आंसर देना और आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वो सिंपल भी आपको डिफिकल्ट बन जाएंगे जब आपको पेपर में वो आंसर नहीं पता होगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना। जो पेपर प्लांट है आपका, काली मिर्च का पौधा है, वो क्या होता है? काली मिर्च का जो पौधा होता है वो क्या होता है? सो दिस इज़ द काली मिर्च। सो ये क्या है? दैट इज़ कॉल्ड बेल कहते हैं हिंदी में, एंड दैट इज़ वाइन। ये जो है आपका फ्लावरिंग जो है वाइन्स होती हैं, और जो है ये फैमिली जो होती है दैट इज़ कॉल्ड पेपरेसी, इट्स कॉल्ड पेपरेसिए। ठीक है, ये आपकी फैमिली से बिलोंग करता है और इसको पेपर कॉर्न भी कहते हैं, और जब सूख जाती है तो इसको हम स्पाइसेस की तरह यूज़ करते हैं। ये आपने देखा होगा काली मिर्च। क्लियर, याद रखिए। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वाइन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। हमारे देश में स्पाइस सिटी किसे कहते हैं? स्पाइस और पेपर वगैरह सबसे ज़्यादा वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। स्पाइस सिटी कहते हैं हम केरल को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केरल को हम कहते हैं। केरल के अंदर नेचुरल रबड़ भी आपको सबसे ज़्यादा मिलती है। नेचुरल रबड़ वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मिलती है थाईलैंड में। और नेचुरल रबड़ जो है मिलती कहाँ से? लेटेक्स ऑफ द प्लांट से। और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसके हम क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन और वल्कनीकरण। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ यूज़ किया जाता है जिसमें हम नेचुरल रबड़ को ट्रीट करते हैं सल्फर के साथ, और वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, आपकी रबड़ स्ट्रॉन्ग बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और केरल के अंदर जो है एक मोनाजाइट सैंड भी है, मोनाजाइट सैंड, और वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है थोरियम। थोरियम सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता है, और थोरियम जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जहाँ से आपके अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलते हैं, और प्रॉपर उस प्रोसेस को रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। हेनरी बैक्यूरेल, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने ये ढूंढा था, दैट इज प्रोसेस रेडियोएक्टिविटी। थोरियम की जो ओर है उसका नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड पिच ब्लैंड। और पिच ब्लैंड किसकी ओर हो रहा है? दैट इज यूरेनियम की। यूरेनियम की दूसरी ओर जो यूरेनियम की जो ओर है वो भी पिच ब्लैंड है। यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। यूरेनियम जो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो देखने को मिलता है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, देखने को मिलता है यूरेनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आंसर इज सी ऑप्शन। अच्छा, एक होता है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग जो होता है वो किसकी एज फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है? रॉक्स की। और रॉक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, डेड प्लांट्स और एनिमल्स की एज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है डेड प्लांट्स वगैरह की चीज़ों को ढूंढने के लिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपकी वाइन्स। चलिए जी अगला देखते हैं। वाई डज ए कैनन रिकॉयल आफ्टर फायरिंग? जब हम जो फायरिंग करते हैं तो कैनन जो है रिकॉयल करता है, कैसे? रीज़न क्या है? सो हेयर इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक्शन जो भी करोगे उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब हम फायरिंग करते हैं तो रिकॉयल जो होगा वो उसका रिएक्शन देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ। और यहाँ पे देखिए जी, ये जो है बैलून्स की एग्जांपल दे रहे हैं। जब बैलून्स को पुश किया जाता है और हवा जो है बाहर निकल जाती है, और जो गुब्बारा होता है, बैलून होता है, वो पीछे की तरफ जो अपसाइड जो है जाने लग जाता है। रिएक्शन बैलून गोज अप, एक्शन जो होता है एयर रशेस डाउन। जब बाहर हवा निकालते हैं तो गुब्बारा जो होता है, बैलून जो होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। सो आंसर इज दिस। आंसर इसमें क्या बनेगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसमें आपकी स्विमिंग की एग्जाम्पल आ सकती है, स्विमिंग तैरने वाले की। ठीक है, तो ये आपकी जो है एग्जांपल्स हैं। और अगर कोई बॉल वगैरह जो है आप दीवार पे मारते हो तो बाद में आपके हाथ में गिर जाती है, अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ उसको कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर कोई चीज़ रेस्ट के ऊपर है वो रेस्ट पे है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में है, अनलेस हम बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो है एनर्जी ना तो बनाई जाती है, ना ही क्रिएट की जाती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज द राइट आंसर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, मैंने एनर्जी वर्ड यूज़ किया। मास होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और वो थर्मोडायनेमिक्स लॉ का पहला लॉ है। आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, ध्यान से क्वेश्चन समझना है। पहली बात तो क्या कह रहा है? एक ऐसा बिल जिसको आप मनी बिल कहते हैं, तो वो कौन कहता है? देखिए, बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का प्रपोजल होता है। लेकिन मनी बिल जब लिख दिया तो मनी की बात आएगी। अब इस मनी बिल के अंदर क्या लिखा होता है? मनी बिल के अंदर कोई भी आप टैक्स जो है लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उसके बारे में लिखा होगा, या फिर आपकी सैलरीज़ के बारे में लिखा होगा, जो गवर्नमेंट के जो MPs MLAs वगैरह हैं उनकी सैलरीज़ के बारे में।
या फिर आपने किसी कंट्री को, आपकी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को लोन चुकाना है वो देखते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है वो देखते हैं। इसमें कोई भी पैसा जो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से आप पैसा निकालते हैं उसमें लिखा होता है। जो जुडिशरी के ऊपर खर्चा होता है वो इसमें लिखा होता है। सारा का सारा पैसा जो है मनी बिल में लिखा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि किसके पास राइट है एक बिल को मनी बिल कहने का। देखिए, एक बिल को मनी बिल तब कहा जाता है जब स्पीकर ऑफ लोकसभा के साइन हो। स्पीकर ऑफ लोकसभा जब साइन कर देंगे एक बिल मनी बिल बन जाएगा। आर्टिकल 110 में लिखा गया है। और ये मनी बिल जो की पास करने की अवधि होती है वो होती है 14 दिन, 14 डेज में पास किया जाता है। मनी बिल हमेशा लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा कुछ बदलाव करे तो लोकसभा की मर्जी होती है, माने या ना माने। राज्यसभा लगातार 14 दिन तक पकड़ के रखी है उस बिल को, तब भी ऑटोमेटिकली बिल पास माना जाएगा। तो इन केस मनी बिल के केस में राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं होती। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर की हम बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वो होता है जिसके पास मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा सीटें होती हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर फिस्कल पॉलिसी के साथ संबंधित है। और जो बजट पेश करता है, बजट जिसे हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में पेश करता है। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हेयर इज द जो है ये बिरला साहब, ठीक है। तो ये जो हैं राजस्थान कोटा से सांसद हैं और ये हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके जो है औषधि तिकड़ी को किसे कहते हैं? प्राचीन काल में मेडिसिनल ट्रायो किसे कहा जाता था, ठीक है। ये जो है मेडिसिनल ट्रायो की बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। कौन? चरक की अगर हम बात करते हैं, चरक को हम बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसन बोला जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता पुस्तक लिखी थी, जो बात करती थी फिजियोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी के लिए बात करती थी। सुश्रुत की बात करते हैं तो इन्होंने जो है सर्जरी के बारे में बात करी थी, सर्जरी के बारे में बताया था। और इन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। और ये जितने भी ये बुक है आपकी सुश्रुत संहिता, ये डील किसके बारे में करती है? जितने भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो, ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल राइनोप्लास्टी, यानी कि नोज़ की सर्जरी करना, राइनोप्लास्टी के बारे में इन्होंने बताया। और यूज़ ऑफ एनेस्थीसिया कैसे यूज़ करते हैं वो जो है आपका सुश्रुत ने हमें बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। और सुश्रुत को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन मेडिसन। देखिए, इंडियन मेडिसिन वर्ड आता है तो सुश्रुत लिखना है। अगर मेडिसिन के बारे में आता है तो चरक के बारे में लिखना है। और फर्स्ट इंडियन मेडिसिन के जनक कहते हैं। और ये पहले प्लास्टिक सर्जन हैं वर्ल्ड के। कौन? सुश्रुत। और भारत की बात करें तो भारत नहीं है, तो ठीक है, ये भी बनेंगे। पतंजलि इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पतंजलि जी ने जो है योगा के बारे में बात करी थी, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी महाभाष्य। और ये कमेंट्री है किस पुस्तक के ऊपर? अष्टाध्याय के ऊपर जो है कमेंट्री है। ये अष्टाध्याय जो है ये पहली संस्कृत ग्रामर है, फर्स्ट संस्कृत ग्रामर है, ये याद रखना है, फर्स्ट संस्कृत ग्रामर। तो ये तो आपका सही बन गया बी, ठीक है। बाकी देखते हैं बाणभट्ट की अगर हम बात करें। बाणभट्ट जो है कोर्ट पोइट है। ये कोर्ट पोइट है किसका? हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी थी हर्षचरिता इन्होंने पुस्तक लिखी थी, किसने? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन खुद एक लेखक था। इसने जो है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नाम की पुस्तकें लिखी थी, किसने? हर्षवर्धन ने लिखी थी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, याद रखिए। सो ये हैं। और हर्षवर्धन जी के बारे में मैं और बात करना चाहूँगा। हर्षवर्धन जी जो हैं आपके हर्षवर्धन जी ने और क्या लिखा था? जो आपका हर्षवर्धन जी के बारे में बात करें तो ये चालुक्य वंश के राजा पुलाकेशिन II ने इनको हराया था। जब इन्होंने हराया था तो इसका वर्णन किस में लिखा हुआ है? रविकृति की जो इंस्क्रिप्शन थी, दैट इज़ आहियोल इंस्क्रिप्शन, उसमें लिखा गया था। और ये पुलाकेशिन II को भी हराया किसने था? नरसिम्हा वर्मन I ने। और ये कौन है? ये पल्लव वंश के राजा हैं। और जब इन्होंने पुलाकेशिन II को हराया तो नरसिम्हा वर्मन I ने जो एक टाइटल लिया था वातापी कोंडा का भी टाइटल लिया था। ये सारे याद करने हैं फैक्ट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन इज द राइट वन। अगला देखो, परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन बना कब था? 24 अक्टूबर 1945 को। दैट्स वाई 24 अक्टूबर ही यूएन डे। यूएन का जो नाम दिया था एफ.डी. रूजवेल्ट जी ने दिया था, एफ.डी. रूजवेल्ट, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पार्ट है यूएन का, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो होते हैं टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 आपके परमानेंट होते हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट वही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते थे, जैसे कि चाइना, यूएस, यूके, ब्रिटेन और रशिया और आपका फ्रांस, ये जीते थे। 10 नॉन परमानेंट जो भी होंगे आपके मेंबर नेशन होंगे वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 ईयर्स के लिए। 10 नॉन मेंबर्स के पास सिर्फ वोटिंग राइट्स हैं, सिर्फ वोट कर सकते हैं, ओनली वोटिंग राइट्स। लेकिन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास जो है वीटो पावर है, अगर हाँ तो सबकी हाँ चाहिए, अगर ना तो एक भी ना चल जाएगी। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है पीस कीपिंग जो है आपके मिशंस बेस्ड है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं आप? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। आंसर इज बी ऑप्शन, चाइना, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, अमेरिका। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अच्छा, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड से आपको इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं कंफ्यूज होना। उसके जो हेडक्वार्टर हैं वो फ्रांस लियोन के अंदर उसके हेडक्वार्टर हैं। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो परमानेंट मेंबर वीटो राइट्स जो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए के साथ हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर जो होंगे अफ्रीका से 3 होंगे, एशिया से 2 होंगे, लैटिन अमेरिका से 2, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2 एंड ईस्टर्न यूरोप से 1 होगा। और ये टोटल 10 मेंबर होंगे और 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और बस इसी तरीके से आपके ये चुने जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नॉट पूछा है। सो देखिए जी, एंड्रॉयड, विस्टा, iOS, सो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ओपेरा जो है एक ब्राउज़र है। ये क्या है? ब्राउज़र। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ओपेरा, तो डैट इज़ ओनली ब्राउज़र। आंसर इसमें ओपेरा इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री किसे कहते हैं? लॉ ऑफिसर आ सकता है, पहला लीगल ऑफिसर आ सकता है, ठीक है। ये कौन है? डैट इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे फर्स्ट लीगल ऑफिसर कहते हैं। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स आपको हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल के लिए जो है आपको एज ए एडवोकेट चाहिए, और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होनी चाहिए राष्ट्रपति की नज़रों में, और सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल जो इंडिया हैं, ये जो पर्सन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? गवर्नमेंट्स को जितनी भी आपकी लीगल चीज़ों के ऊपर राय देनी होती है ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये क्या करता है? लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, मतलब पार्लियामेंट में जा सकता है, बट वहाँ पे ही बैठ के सुन सकता है, सब काम हो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वाई वोट नहीं दे सकता? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अटॉर्नी जनरल, कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर सिविल केस होता है तो जो गवर्नमेंट को बचाता है वो कौन बचाता है? आपका अटॉर्नी जनरल। कहीं पे भी सिविल केस हो, कोई भी कोर्ट में हो, तो गवर्नमेंट की साइड से अटॉर्नी जनरल वहाँ पे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल जो हैं ये आपके फुल टाइम मेंबर नहीं होते, होलसम मेंबर नहीं है, मतलब फुल टाइम मेंबर नहीं होते। ये फुल टाइम मेंबर नहीं है, तो मतलब प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, लेकिन वो अगर वो केस लड़ेंगे तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस नहीं होना चाहिए। आंसर इज बी ऑप्शन। अटॉर्नी जनरल को संभालने के लिए अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल नंबर इज 76। अटॉर्नी जनरल को साथ देने के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, बट ध्यान रखना अटॉर्नी जनरल इज नॉट द लॉ मिनिस्टर, नॉट द चीफ मिनिस्टर। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हैं जी के वेणुगोपाल। अगला देखते हैं, कंपेयर टू द वार्म एयर कूल एयर कैन होल्ड। वार्म एयर के अलावा ठंडी हवा क्या कर सकती है? गर्म हवा है तो इसमें मॉइस्चर लेने की शक्ति ज़्यादा होगी, गर्म है मॉइस्चर लेने की शक्ति ज़्यादा होगी ताकि ठंडा कर दें, और ठंडी एयर के अंदर जो है मॉइस्चर की शक्ति जो है आपकी कम होगी, मॉइस्चर की शक्ति कम होगी। सो कंपेयर टू द वार्म एयर कूल एयर कैन होल्ड लेस वाटर वेपर, कम जल वाष्प जो लेने की शक्ति होती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब इस चीज़ को वाष्प लेने की बातों को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी हवा के अंदर, एयर के अंदर जो वाटर वेपर हैं उसको हम क्या कहते हैं? आपका ह्यूमिडिटी कहते हैं।
दो तरीके की ह्यूमिडिटी, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, और आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक्चुअल, कि एक्चुअल हवा में पानी कितना है, और रिलेटिव होता है जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब कितना है और कितना हो सकता है, तो डैट इज कॉल्ड रिलेटिव। या फिर आप कह सकते हो कि कितना है और कितना हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि इस रूम में इतना है और दूसरे रूम में इतना है। जब दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो डैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए आपका यंत्र कौन सा होता है, हाइग्रोमीटर। कई बार पेपर में आपका हाइग्रोमीटर ऑप्शन में नहीं होता, तो वहाँ पे ऑप्शन में होगा स्लिंग साइक्रोमीटर, ये याद रखना। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिए। आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का देखिए जी, कंसीडर, देखिए लो ह्यूमिडिटी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाष्प कम है, पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। हाई ह्यूमिडिटी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वाष्प है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंपेयर करना, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 10 डिग्री के ऊपर कितना है, 20 डिग्री के ऊपर कितना है, 30 डिग्री के ऊपर कितना है, तो दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वार्म एयर जो होती है वो ज़्यादा होल्ड कर लेती है पानी को। अगर इफ़ देर इज अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, द वार्म एयर इज हैव लो ह्यूमिडिटी, द कोल्डर एयर है हाइयर ह्यूमिडिटी। समझ आया आप लोगों को? अगर जो अमाउंट वाटर का सेम है, तो जो आपके जो वार्म एयर होगी, जहाँ पे गर्म हवा होगी, वहाँ पे आपकी लोअर ह्यूमिडिटी होगी, और जहाँ पे आपकी कोल्डर एयर होगी वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। When was the League of Nation established? लीग ऑफ नेशन जो है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, 1919 में ख़त्म हुआ था, 1914 से 1919, 1914 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो है एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला गया था, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला गया था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो आपस में शांति बनाने का काम करेगी, और वो बनी थी आपकी लीग ऑफ नेशन। ये बना था 10 जनवरी 1920 को। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, 10 जनवरी 1920 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। लीग ऑफ नेशन। वाइल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट इलेक्ट, जब भी प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर हमेशा जो होगा उस पर्सन को इलेक्ट किया जाता है जहाँ पे मेजोरिटी होती है। ये मेजोरिटी ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता, मेजोरिटी वो है जहाँ पे आपके एमपीज ज़्यादा होंगे, लोकसभा के अंदर जितने एमपीज ज़्यादा होंगे, ठीक है। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, लार्जेस्ट पार्टी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे मेंबर हैं, गलत। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अलायंस, लार्जेस्ट का भी गलत हो गया, मेजोरिटी चाहिए हमें थे। लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और अलायंस इन द लोकसभा, ये भी आपका सही है। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ अलायंस इन राज्यसभा, ये आपका गलत है। लोकसभा के अंदर मेजोरिटी चाहिए आपको, तो वो पर्सन को राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, आपकी पार्टी कोई भी जीत जाए, ठीक है, सपोज करो कि लोकसभा में एक्स पार्टी जीत गई, कोई भी जीती, ठीक है, तो क्या होता है कि वो पार्टी ने अपना नॉमिनेशन देना होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो वो हो सकता है लोकसभा से भी हो सकता है, वो राज्यसभा से भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। जीत के जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर सी और डी में कन्फ्यूजन आ रही है, हमें सी और डी में कैसे हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मेजोरिटी पार्टी आपकी अलायंस देखनी पड़ेगी लोकसभा में, तभी तो यहाँ पे ही हम बात स्टार्ट करेंगे। अलायंस होनी चाहिए या मेजोरिटी पार्टी होनी चाहिए। राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं चाहिए आपको, मतलब राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि अगर राज्यसभा में मेजोरिटी है तो आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। डंपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? डंप का मतलब क्या होता है? थ्रो वे प्राइसेस के ऊपर मार्केट में चीज़ें फेंक देना। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके बात करूंगा, चाइना क्या करता है, जैसे हमारा वो आता है डेट इज़ त्यौहार दिवाली, उस टाइम पे लड़ियाँ आती हैं, वो थ्रो वे प्राइसेस के ऊपर 5 रुपये 10 रुपये की प्राइस बेच देता है इंडिया में, जिससे क्या होगा, इंडियन प्रोड्यूसर जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चाइना इंडिया में बेच रहा है 5 रुपये की, हम ड्यूटी वगैरह लगा के 10 या 15 रुपये की बना लेंगे। इंडियन प्रोड्यूसर को घर पे ही 15 की पड़ रही है, तो टैक्स टुक्स लगा के वो मार्केट में 25 रुपये की बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन चाइना वाला 15 में बेच रहा है। तो इसी तरीके से चाइना जो है 5 रुपये में बेच रहा था, ये तो टैक्स लगा के हमने इतना किया कि आप कंपेरेबल जो है आपकी ड्यूटीज़ बन जाएँ। अब चाइना ने थ्रो वे 5 पे फेंक दी, जिससे क्या हुआ, इंडिया की मार्केट खराब हो गई, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डंपिंग। गवर्नमेंट ने ऐसे एक्शन लिए कि 5 की 15 बना दी इन्होंने प्राइस, यानी टैक्स लगा के, तो डैट इज़ कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, या फिर आप उसको कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ कहा जाता है। सो डैट मीन्स डंपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप फॉरेन मार्केट के अंदर सेल करेंगे या कमोडिटी को, अगर उसकी मार्जिनल कॉस्ट से अगर आप कम कर रहे हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड आपकी डंपिंग उसको कहते हैं।
सेल इन ए फॉरेन मार्केट ऑफ ए कॉमोडिटी एट ए प्राइस बिलो द मार्जिनल कॉस्ट। एक चीज़ की लागत पे जितनी चीज़ का खर्चा हो रहा है उससे भी कम अगर आप मार्केट में चीज़ फेंक रहे हो तो डैट इज़ कॉल्ड डंपिंग। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं। सो ये हेयर इज़ अ डंपिंग। डंपिंग मैंने आपको बता दिया होता गया है, ठीक है। और यहाँ पे चाइनीज़ की बात आ रही है, वही आपके मोबाइल फ़ोन की बात आ रही है, इन्होंने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले ली। डंपिंग क्यों करते हैं, ताकि आपका जो है मार्केट के अंदर शेयर बढ़ जाए, लोकल मार्केट को आप ख़त्म कर दो और इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है आप कम कर दो। जिससे क्या होगा, आपका अनसोल्ड स्टॉक जो है जो मतलब अनसोल्ड स्टॉक है उसको क्लियर करने में आपको शक्ति मिलेगी। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो है आपकी प्राइसेस कम हो जाएंगी, बेनिफिट करेगा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में और फंड्स वगैरह आते रहेंगे। अब टाइप्स ऑफ डंपिंग आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होता है, जब आपका अनसोल्ड अगर जो है कंपनी जो है पास अनसोल्ड लार्ज इन्वेंटरी देखने को आपको मिले, ये टेम्परेरी होता है। प्रीडेटरी क्या होता है, जब कंपनी रेगुलरली जो सेल करती रहती है फॉरेन मार्केट के अंदर लोअर प्राइसेस के ऊपर। परसिस्टेंट का मतलब होता है मोर परमानेंट होता है देन प्रीडेटरी, जहाँ पे आपकी सेल जो है कंसिस्टेंटली लोअर प्राइसेस के ऊपर चलती है। रिवर्स में क्या होता है, कंपनी जो है डंप कर देती है होम मार्केट वाइल सेलिंग एट ए हायर प्राइस इन द फॉरेन। तो हेयर इज़ द टाइप्स ऑफ डंपिंग। और इसके बचाने के लिए मैंने आपको बताया था एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और लगाए जाते हैं, आपके टैरिफ ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, कोटाज लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़। सो हेयर इज़ द डंपिंग मेथड्स। क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाने में। सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं जर्मेनियम का। जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है, या फिर आपका आर्सेनिक का यूज़ करते हैं, या फिर आपका गैलियम का यूज़ करते हैं, या फिर आपका सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें जो यूज़ करी जाती हैं एज ए सेमीकंडक्टर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। रेडियम की अगर हम बात करते हैं तो रेडियम ढूंढा किसने था, मैडम क्यूरी ने ढूंढा था, मैडम क्यूरी ने। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये रेडियम। सोडियम को देखा जाए तो सोडियम को हम हमेशा कैरोसिन ऑयल के अंदर जो है प्रिजर्व करके रखते हैं क्योंकि ये ज्वलनशील है। सल्फ़र की बात करते हैं, जब हम प्याज काटते हैं, ऑनियन काटते हैं, तो वहाँ पे आपके आंसू आ जाते हैं, वो सल्फ़र के कारण आते हैं। अगर हवा में सल्फ़र पोल्यूशन चल रहा है तो वहाँ पे मतलब क्या है, वहाँ पे आपके जो लाइकन हैं वो एब्सेंट हैं। वहाँ पे लाइकन क्या होते हैं, एल्गी और फंगस का मिश्रण। एल्गी और फंगस का मिश्रण। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर सी ऑप्शन। हेयर इज़ द जर्मेनियम, 32 इज़ द एटॉमिक नंबर। अगला देखिए जी, इसको क्रोनोलॉजिकल इवेंट में लगाना है करेक्ट करके। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये देखने को मिला था 8 अगस्त 1942 में। एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट की। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, 1945 में। पूना पैक्ट 1932, और उसके बाद जो है आपका कैबिनेट मिशन 1946। पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो, तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, तो डैट मीन्स सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी ने क्विट इंडिया बात स्टार्ट किया था, डू और डाई का नारा दिया था, डू और डाई का। ये जो है हिंसाजनक मूवमेंट बन गई थी, वायलेंट मूवमेंट बन गई थी, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने बोला डू और डाई, और गांधी जी ने बोला डू और डाई, और लोगों ने जो है पूरी की पूरी जगह के ऊपर जो है दंगे फसाद करने स्टार्ट कर दिए थे। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर कौन थे। पहला आपको आंसर टिक करना है लीडरलेस, इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट। अगर पेपर में लीडरलेस नहीं आता तो आप टिक करेंगे महात्मा गांधी जी को टिक कर देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस 45 में जो आपका बैबल प्लान जिसे आप कहते हैं, बैबल प्लान फेल हुआ था। पूना पैक्ट जिसे आप गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से जानते हैं, जहां पे आपकी रिजर्वेशन देने की बात करी गई थी। गांधी अंबेडकर पैक्ट में रिजर्वेशन देने की बात करी थी 10 ईयर्स के लिए, और ये 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन हुई थी। लेकिन ये पैक्ट जो है गांधी अंबेडकर पैक्ट कहा जाता है, लेकिन इसमें साइनिंग अथॉरिटी जो है वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर जी और साथ में कौन है, मदन मोहन मालवीय हैं। तो इन दो लोगों ने साइन किए थे। कैबिनेट मिशन की बात करें, इसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और आपका सर स्टैफर्ड क्रिप्स, क्लियर, एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे आपके, एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन में। और इसमें जो पैथिक लॉरेंस, सो ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये थे।
सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगला देखो, हु हैज़ द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा। लोकसभा को जो है प्रचलित करने की शक्ति किसमें, मतलब ये प्रोरोग का मतलब होता है स्थगित करना, नॉट प्रचलित करना, इट्स स्थगित करना, स्थगन कर देना, मतलब डिसकंटिन्यू कर देना। प्रोरोग मतलब डिसकंटिन्यू कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना सेशन को, ठीक है। और विदाउट डिजॉल्विंग इट, डिसकंटिन्यू कर दो, डिजॉल्व नहीं किया, तो ये सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती हैं। आंसर इज डी ऑप्शन, प्रोरोग इज डिसकंटिन्यूशन, क्लियर, याद रखिए, आंसर इज डी ऑप्शन। अभी एट प्रेजेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट हैं और हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लगातार 2 बार चुनने वाले प्रेसिडेंट ये थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डैट इज़ इंडिया डिवाइडेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 5 सितंबर को होती है और उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे आपके वीवी गिरी जी। फखरुद्दीन अली अहमद, जब इनके टाइम पे लगी थी नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। ज्ञानी जैल सिंह हमारे पहले सिख प्रेसिडेंट थे, सिख प्रेसिडेंट, क्लियर। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट और ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे और फिर प्रेसिडेंट बने थे। रामनाथ कोविंद जी अभी करंट में प्रेसिडेंट हैं, तो ये याद रखना है आपको। अगला देखो, रानीखेत क्या है, व्हाट इज़ रानीखेत। रानीखेत जो है इसको और किस डिजीज़ से नाम से जाना जाता है, वेस्ट के अंदर, वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट के अंदर, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, डेट इज़ न्यू कैसल डिजीज़, ये बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कंटेजियस होती है, फैटल होती है और जो है ये वायरस डिजीज़ है, किसकी, पोल्ट्री फॉर्म की, पोल्ट्री फॉर्म से वायरस के द्वारा फैली जाती है, तो डैट इज़ ए वायरल डिजीज़। आंसर इज़ ए ऑप्शन। वायरस के साथ मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि वायरस जो है दे आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिव लिंक क्या है, वायरस। किसने ढूंढा था, अवेनोवस्की। और टोबैको मोज़ेक वायरस पहला क्रिस्टलाइज किया गया था। टोबैको जो है हमारे इंडिया में सबसे पहले पोर्तुगीज़ लेके आए थे, किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर ने जो है कंजम्पशन बंद किया हुआ था यहाँ पे। जहांगीर जो है पेंटर किंग है और शराब बहुत पीता है, ये ध्यान रखना। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। फंगल डिजीज़, फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिए। आंसर इस ए ऑप्शन इज़ द राइट वन। रानीखेत डिजीज़, जिसमें आपकी डलनेस होने लग जाती है, नेक टिल्ट होने लग जाता है, ट्विस्ट हो जाती है। कॉम साइनोसिस, डार्क ऑफ द कॉम, साइनोसिस मतलब ब्लू कलर आने लग जाता है, डायरिया होने लग जाता है, ये तो रानीखेत डिजीज़ इज हेयर। अगला देखो क्वेश्चन, देखिए जी क्या कहते हैं, डांस, म्यूजिक और थिएटर में किस पर्सन को जो है अवार्ड मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, डांस, म्यूजिक एंड थिएटर के लिए। तो हेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी जो नेशनल अकेडमी फॉर म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा होता है, नेशनल लेवल अकेडमी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित करी गई थी फॉर द डांस, म्यूज़िक एंड थिएटर। साहित्य अकेडमी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रमोट करती है लिटरेचर को, लिटरेचर को प्रमोट करती है सभी लैंग्वेजेस के अंदर। और कितनी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, टोटल 24 लैंग्वेजेस को प्रमोट करती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अगर हम बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। परेश रावल जो हैं अभी इनके चेयरपर्सन हैं। ललित कला अकेडमी की बात करें तो न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। और किस चीज़ के लिए, फॉर द प्रमोटिंग इंडियन आर्ट आउटसाइड द कंट्री, ध्यान रखिए। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। संगीत नाटक अकेडमी इज़ द जो जिसका रोल है आपका प्रमोट डांस, म्यूजिक एंड थिएटर, वेरी इंपॉर्टेंट, संगीत नाटक अकेडमी। केमिकल नेम बताइए गामा हेक्सीन का क्या होता है, केमिकल नेम बताइए गामा हेक्सीन का क्या होता है। सो हेयर इज़ द बेंजीन हेक्साफ्लोराइड, क्लोराइड, BHX कहा जाता है, BHX, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सॉरी BHC कहा जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहा जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये पावरफुल जो है आपका इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को ख़त्म करने में हेल्प करता है। और इसका जो कमर्शियल नेम है वो क्या है, लिंडेन, लिंडेन इज़ द कमर्शियल नेम, याद रखिए। टॉलिन की अगर हम बात करते हैं तो टॉलिन जो है आपका यूज़ किया जाता है पेंट्स में, ठीक है, थिनर्स में, पॉलिश जो नेल पॉलिश होती है उसमें यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं।
और क्लोरोबेंजीन जो होता है हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है हर्ब्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए, हर्बिसाइड्स। एनिलीन की बात करते हैं तो ये आपकी सिंथेटिक डाई एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, डी इज़ द करेक्ट वन। सो हेयर इज़ द बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। सो यहाँ पे बेंजीन है और क्लोरीन है, सनलाइट यूवी रेज गई तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन गया। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट ए कंट्रोल सुपरवाइज म्यूनसिपल इलेक्शन अंडर। देखिए जी, स्टेट की बात करता हूँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन भी करवाता है, पंचायत के इलेक्शन भी करवाता है। पंचायत की अगर इलेक्शंस की बात करता हूँ तो वो 243 KMA का तक करवाता है पंचायत की इलेक्शन, और अगर मैं म्यूनसिपैलिटी की बात करता हूँ तो 243 ZA में करवाता है म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन। तो आंसर इसमें पहले तो बी ऑप्शन बनाएंगे। म्यूनसिपैलिटी के लिए एक अमेंडमेंट हुई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो इम्प्लीमेंट हुई थी 93 में, जिसमें 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाना जो है राइट है किसका, म्यूनसिपैलिटी का। पहली म्यूनसिपैलिटी मद्रास में स्टार्ट हुई थी 1888 के पास। पंचायत के बारे में बात करें तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992, इम्प्लीमेंट हुआ था 93 में, और पहली पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और आपका 11th शेड्यूल था ये, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटी का 12वां शेड्यूल था, और जो आपका पार्ट है, पार्ट, ठीक है, पार्ट 9 की बात करें तो पंचायत के लिए, पार्ट 9A की बात करते हैं तो म्यूनसिपैलिटी के लिए। सो वेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टू फोर्टी वन की अगर हम बात करें, 240 सेक्शन 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, वो बना सकता है आपका, प्रेसिडेंट मेक में रेगुलेशन फॉर द पीस, शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, और आपका गुड गवर्नमेंट के लिए। किसकी, कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, दमन एंड दादरा नगर हवेली में, दमन एंड दीव में, पौंडीचेरी में प्रेसिडेंट जो है आपका रेगुलेशन और पीस बना सकता है। 245 की अगर हम बात करते हैं, जो लॉ बनाए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, मेड बाय द पार्लियामेंट, एंड जो उसका एक्सटेंट कितना है, पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए और स्टेट द्वारा बनाए गए जितने भी आपके लॉ हैं वो उसका एक्सटेंट कितना है वो 245 में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 243 ZA इज़ द करेक्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट बताना है, प्लांट्स के लिए बात कर सकते हैं वैसे भी, ठीक है, तो वो होता है आपका प्राइमरी में हमेशा एलिमेंट होते हैं NPK, that is नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। सो हेयर इज़ द पोटाशियम, सो पोटाशियम इज़ K। तो पोटाशियम इज़ द राइट आंसर। प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम जो होते हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम और पोटाशियम की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जो है ये जो एसिड बेस बैलेंस ये करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको ये हेल्प करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ये हेल्प करवाते हैं। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई कहते हैं ना कि साइनाइड की गोली रखने पे ही पर्सन मर गया, क्योंकि वो सोडियम पोटाशियम पंप बंद हो जाते हैं और प्रॉपर रेगुलेशन ख़त्म हो जाती है। कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन जो होता है विटामिन B12 जिसे हम कहते हैं, और इसका जो नाम है डेट इज़ कॉल्ड साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र आपको पता ही है, जो मैंने आपको बताया था कि अभी अगर एयर पोल्यूशन चल रहा है तो वहाँ पे सल्फ़र पोल्यूशन चल रहा है, और अगर वहाँ पे सल्फ़र पोल्यूशन है तो लाइकन एब्सेंट देखने को आपको मिलेगा, ध्यान रखिए। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, पोटाशियम। सो पोटाशियम एटॉमिक नंबर इज़ 19। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज़, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज़, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जुडिशियल कंट्रोल का ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इज़, क्या आपका जो है मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका। सो देखिए जुडिशियल कंट्रोल कैसे रख सकता है, ये हमेशा हम बात करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। एक्चुअली क्या करता है कि जो लेजिस्लेचर होता है ये कानून बनाता है, इट मेक लॉज, ये कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर वाले, उसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले, इम्प्लीमेंट कर दिया। जुडिशरी क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करते हैं, इंटरप्रिटेशन, और ये क्या करते हैं टाइम टू टाइम जो होते हैं आपके लॉज को भी चेंज कर सकते हैं। सो इसका मतलब जुडिशरी क्या करता है, हमारे लॉज को बचाता है, हमारे सिटीजन्स के राइट्स को बचाता है, क्योंकि अगर हम देखा जाए सुप्रीम कोर्ट जो के अंदर हम अपने राइट्स के लिए जा सकते हैं आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट के लिए, और हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के लिए।
तो ये भी हम याद कर सकते हैं। तो देखते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। टू रिस्ट्रिक्ट द डिस्क्रिशन एंड आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू हेल्प इन रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेज ऑफ द सिटीजन, ठीक है लेकिन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू सेव गार्ड द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन, येस हियर इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये है आपका मतलब सेव गार्ड करना है उनके राइट्स का और लिबर्टी प्रोवाइड करना है सिटीजन्स की, ये सही है। टू कंटेन एंड पिनलाइज द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सारे सेकेंडरी हैं, लेकिन सबसे प्राइमरी जो वाला है वो है सी, क्योंकि राइट्स बचाने हैं लोगों के, आपके सिटीजन्स के। आंसर इज सी ऑप्शन। The objective of the citizen judicial system is to ensure the rule of law and the legal security for the individuals. The rule of law means that administration of justice and other exercise of the public authority must be predictable and consistent and must be conducted to high standard. इसका मतलब यही है कि आपके राइट्स को बचा के रखना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिल्वर गेट कोरोडेड ड्यू टू, जो सिल्वर होता है वो करोड हो जाता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि खराब हो जाना। इसके लिए कोरोजन खोखला हो जाना, तो कैसे होगा? आपको या तो वाटर चाहिए, ठीक है, वाटर मॉइस्चर एक ही चीज़ होगी, या एयर या फिर ऑक्सीजन जिसे आप कहते हैं, ये चाहिए तो कोरोजन होगा। जब कोरोजन होता है तो मेटल खोखली हो जाती है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, एक टर्म होता है रस्टिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रस्टिंग भी आपकी सेम है और कोरोजन भी सेम है, लेकिन रस्टिंग में आपको कह देते हैं, और जो वेट होता है मेटल का वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हेयर इज रस्टिंग। अब सिल्वर मेटल गेट करोडेड, सिल्वर करोड हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एयर के अंदर, तब जाके देखने को मिलती है। और जो आपका आयरन वाला होता है, आयरन क्या करता है? वो एयर में ऑक्सीजन के अंदर ही प्रेजेंस में ही क्या कर जाता है? करोड हो जाता है, और आपका जो है बना लेता है, मतलब रस्टिंग वगैरह हो जाती है वहाँ पे। तो हेयर इज द आंसर इज बी ऑप्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जिसके कारण सिल्वर करोड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो पॉलिश सिल्वर ये है आपका सिल्वर हो गया, और उसके बाद सिल्वर में हाइड्रोजन सल्फाइड मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, सिल्वर जो है आपका सिल्वर सल्फाइड बन गया और वाटर बन गया। तो देयर इज़ अ टार्निश सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे जो बॉडी में 0.3% जाती है अंदर, और जब हमारे बॉडी से निकलती है तो वो 4% निकलती है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है आपके प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, और कहाँ पे? डेट इज़ इन द लेज वगैरह के जो पैकेट होते हैं। और नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटीन के लिए, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब में प्रेजेंट होता है। अगर नाइट्रोजन मिल गया तो वो नाइट्रोजन मिलके प्रोटीन बना लेगा। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, तबल चौंगली। तबल चौंगली जो है एक फोक डांस है। ये कौन सी स्टेट का जो है फोक डांस है? कौन सी स्टेट का फोक डांस है तबल चौंगली? ये किस जगह का डांस फॉर्म है? डैट इज़ असम। असम का जो है फोक डांस है, आंसर इज बी ऑप्शन। असम में जो है आपका बिहू डांस भी आपका फोक डांस है। अच्छा, एक इसका आपको क्लासिकल डांस बता देता हूँ मैं, सतरिया, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है बिहू तो है ही है, नाग डांस भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है कहीं कहीं पे। खेल गोपाल, काली गोपाल, ये सारे डांस फॉर्म है कहाँ पे? असम में देखने को आपको मिलते हैं। नट पूजा, सो दे हेयर आर द डांस फॉर्म ऑफ असम, याद रखिए। अगर हम जो है महाराष्ट्र की बात करते हैं तो लावनी डांस इज़ वेरी फेमस, लावनी। नाकट, गाफा, ठीक है, लेजिम, ये आपके डांस फॉर्म है महाराष्ट्र के। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो आपका है कुचिपुड़ी, जो क्लासिकल डांस फॉर्म है, कुचिपुड़ी, ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ पे है? केरल में। भारतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, याद रख लेना। और आंध्र प्रदेश के जो फोक डांस हैं वो कौन से हैं? वो हैं आपके डैट इज़ कॉल्ड आपका इट्स कॉल्ड भामाकल्पम, वीरानाट्यम, इट्स लंबड़ी, दिमसा, ठीक है, ये डांस फॉर्म है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में है काठी, गंभीरा, जात्रा, माहल,
सो देयर आर द डांस फॉर्म्स। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। असम इज द करेक्ट वन। अगला देखिए, इन ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी। जब इन्फ्लेशन हो जाए और प्राइस राइज हो जाए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया, चीज़ों के रेट बढ़ गए, तो प्राइस राइज भी हो रहा है, तो उसमें सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। देखिए उस टाइम पे सप्लाई ऑफ मनी बड़ी होती है, सप्लाई ऑफ मनी बड़ी होती है, जिसके कारण प्राइस राइज भी हो रहा है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, क्योंकि चीज़ों की डिमांड कर रहे हो आप, क्योंकि पैसा है तो डिमांड कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो तो पैसा है, तो जिसके कारण जो है इन्फ्लेशन हो रही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन डालता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना पड़ता, आपको डिक्रीज करना पड़ता। अगर हम सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा रहे हैं, सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, मनी सप्लाई कौन बढ़ाएगा, ऑब्वियसली बात है आरबी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब जब मनी सप्लाई को बढ़ा रहा है तो आरबी कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, चीप मनी पॉलिसी, लूज मनी पॉलिसी, ठीक है, और एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, इन चीज़ों को फॉलो कौन कर रहा है, आपका आरबीआई। अगर मनी सप्लाई जो है आपकी कम हो रही है, पैसा कम हो रहा है, तो डैट मीन्स आपका डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, तो ये जो है आपका पार्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपकी मनी टाइट हो जाती है। तो आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, वन ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। चलिए जी अगला देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है आपका ऑस्ट्रेलिया में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ, ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ। और ये कौन सा इलाका है, डैट इज़ द क्वींसलैंड, क्वींसलैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, डैट इज़ ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। और ये कोरल्स हैं, कोरल रीफ हैं। हमारे इंडिया में 4 जगह के ऊपर कोरल्स हैं। कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ में, और लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान निकोबार आइलैंड में। सो हियर आर द 4 कोरल रीफ इन द इंडिया। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए जी अगला देखते हैं। फॉर विच परसेज इज रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है किस में यूज़ करी जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पहले दूसरे क्वेश्चन में ढंग से सुनी हो आपने, मैंने आपको 2 बताए थे, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग बताया था। और यूरेनियम डेटिंग मैंने आपको बताया था कि जब रॉक्स वगैरह की एज फाइंड आउट करनी होती है तब, और रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स की एज फाइंड आउट करनी होती है तब। तो ये क्या करते हैं, टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, फॉसिल्स की एज फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कोई पर्सन जिंदा है तो कार्बन 12 और कार्बन 14 की रेशियो तो सेम रहती है। जैसे ही कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो कार्बन 14 जो होता है वो डिक्रीज करने लग जाता है, और इससे हमें पता लगने लग जाता है कि एज कैसे हो रही है। फॉसिल्स की स्टडी को अगर हम बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं हम, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी इसको कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे देखो वही चीज़ है, बस आप प्रोसेस ये मत पढ़ना कि क्या है, कार्बन 14 और कार्बन जो है 12 की रेशियो को देखा जाता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 की रेशियो को, दैट्स इट। जीनोटाइप बताइए ए बी ब्लड ग्रुप का क्या होता है। देखिए ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तरल संयोजी उत्तक है, 7.4 pH वैल्यू होती है, एल्कलाइन जिसे हम कहते हैं। और जो ब्लड होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो है आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, नो एंटीबॉडीज देयर, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा ब्लड ले सकता है। तो इसका जीनोटाइप कैसे होगा, तो IAIB कहते हैं इसको। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे। आप ए ब्लड ग्रुप है, फिनोटाइप मतलब फिनोटाइप आप दिखता कैसे है, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है। AB देखिए कभी भी कोई भी चीज़ होगी तो हम डबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो IA में A है ना, तो IAIO, O तो सब में लगेगा, IO सब में लगेगा, ठीक है। जहाँ पे 2 हैं तो वहाँ पे नहीं लगेगा, तो IA यहाँ पे IB बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा IAIO, यहाँ पे क्या बनेगा IBIO, यहाँ पे IBIO, यहाँ पे IOIO, ठीक है, ऐसे बनेगा। सो यहाँ पे देख लो जी कहाँ पे आपका AB का, सो A एंड B इज़ द करेक्ट आंसर, IAIB इज़ द राइट वन। ये आपका आंसर बन गया। ये क्या हो गया, आई ब्लड बन जाता है, ये आपका A, ये भी आपका A, ये याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, ध्यान से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन। इनमें से केमिकल रिएक्शन जो है किन में नहीं होती, केमिकल रिएक्शन इनमें से किस में नहीं होती।
डाइजेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन है भाई, खाना माउथ से जाएगा प्रॉपर तरीके से, आपके स्टमक में एसिड निकलते हैं HCl वगैरह, और इंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, माउथ से इंजाइम निकलते हैं, सारी केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन अगेन केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो है लाइट की प्रेजेंस में जो आप जो है इट्स ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक्चुअली कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। अगर हम वैक्स को, कैंडल वैक्स को हीट करते हैं तो मेल्ट हो जाती है, तो दिस इज़ नॉट ए केमिकल, दिस इज़ फिजिकल, दिस इज़ ए फिजिकल चेंज। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो द जो है केमिकली आपकी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक्सक्रीशन में अगर हम देखें तो अगर स्वेट की बात करते हैं तो वो भी एक्सक्रीशन है, पसीना वगैरह, उसमें भी केमिकल्स हैं। अगर हम किडनी से बात करते हैं, यूरिन से बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन है। किडनी के अंदर यूरिन की जो कॉम्पोजिशन है वो तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, 95% वाटर होता है, 2.7% आपका यूरिया होता है, 0.3% आपका यूरिक एसिड होता है, और 2% आपके क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। ये है मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, ये फिजिकल चेंज है। इसको दोबारा से ये मतलब जोड़ोगे तो आपकी जो है डेट इज़ वैक्स बन जाएगी, कैंडल बन जाएगी। अगला देखो, ब्रिटिश अचीव द पॉलिटिकल पावर। देखिए पॉलिटिकल पावर्स की बात करते हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात नहीं कर रही। अगर हम पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं तो इनको बैटल ऑफ प्लासी में ही मिल गई थी, और बक्सर में तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी मिल गई थी। पानीपत की तो अलग लड़ाइयाँ हैं। वेंडी वॉश जो लड़ाई लड़ी थी, इन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ी थी, फ्रांस को हरा दिया था 1760 में, ये याद रखिए, कंप्लीटली हरा दिया था। बक्सर की लड़ाई करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बक्सर की लड़ाई में कौन था, मीर कासिम, ठीक है, शुजा-दौला जो नवाब ऑफ अवध था, शुजा-दौला ये अवध का नवाब था, शाह आलम टू जो मुग़ल एम्परर था, शाह आलम टू मुग़ल एम्परर था, और मीर कासिम कौन था, ये बंगाल का नवाब था। इन तीनों ने लड़ा था जो है किसके साथ, ये हेक्टर मुनरो के साथ, ठीक है। मुनरो ने हरा दिया और ये तीनों लोगों को, और एट द एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल ली। फिर यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी 1765 की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये याद रखिए, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी। पानीपत की बात करते हैं तो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556, 1761। 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर की लड़ाई हुई, बाबर जीता। 1556 में जो है अकबर और जो है 1556 में जो है बैरम खान और जो है हेमू विक्रमादित्य की लड़ाई हुई। बैरम खान अकबर की साइड से लड़ रहा था तो बैरम खान जीता। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठास की लड़ाई हुई, मराठा हारे और अहमद शाह अब्दाली जीता। मराठास को संभाल कौन रहा था, सदाशिव राव भाऊ संभाल रहा था। प्लासी की बात करते हैं तो 1757 की लड़ाई हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ, किसके अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ये याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, बैटल ऑफ प्लासी, यह है बैटल ऑफ प्लासी। अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज़ ए पुअर सोर्स ऑफ, मिल्क के अंदर क्या चीज़ें नहीं होती, मैंने आपको बताया था, बहुत बार बताया, मिल्क के अंदर 2 चीज़ें नहीं होती, विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता। विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी मिलता है हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड से, नो एनिमल फूड, और विटामिन सी हेल्प करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में, तो आयरन भी नहीं होता। तो इसमें कौन सी चीज़ नहीं है, विटामिन सी नहीं होता। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विटामिन सी का जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टी चीज़ें होती हैं, वहाँ से हमें मिलता है, ओनली एनिमल फूड से नहीं मिलता, प्लांट फूड से हमें मिलता है सिर्फ। विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी होता है मसूड़ों से जो है ब्लीडिंग निकलने लग जाती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, 50% जो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। प्रोटीन की बात करी थी मैंने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज़ द इसेंशियल पार्ट, और प्रोटीन बनते हैं आपके अमीनो एसिड से। इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं आपके, और एक नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल वो होते हैं जो आपकी बॉडी को बाहर से चाहिए होता है, मतलब फूड से लेना पड़ता है हमें। नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, ये याद रखिए। कैल्शियम की बात करते हैं तो ये आपका मिल्क के अंदर भी होता है। कैल्शियम जो होता है आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए भी आपको हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी आपको हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में सोडियम, पोटाशियम और आपका कैल्शियम ज़रूरी होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, विटामिन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बस देख लो यार, ये ठीक है, पता है आपको ये सारी चीज़ें। क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सबसे क्लीनेस्ट, सबसे जो है स्वच्छ स्रोत कौन सा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
तो ऐसे जो हैं आपके डेट इज़ द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलते हैं। सो पहले तो देखते हैं, यहाँ पे देखो जी, एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी जो कोल से बनती है, फिर ऑयल से बनती है, नेचुरल गैस से बनती है, बायोमास, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर, विंड एंड सोलर विंड एनर्जी जो है सबसे क्लीनेस्ट होती है, डेथ भी बहुत कम है। सोलर एनर्जी में भी बहुत सारी कम डेथ देखने को मिलती हैं और हाइड्रो पावर में भी, ये तीनों में कम देखने को मिलते हैं। सबसे क्लीनेस्ट जो है आपकी विंड एनर्जी देखने को मिलती है। सो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, विंड एनर्जी इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। अगर आपसे पूछा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हम एनर्जी पैदा करते हैं वो कौन सी करते हैं, डेट इज़ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी पैदा करते हैं 63 से 64% के आसपास देखने को मिलती है। और थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा पैदा करी जाती है कोल से, नेचुरल गैस से, ऑयल से पैदा करी जाती है। मेन स्रोत इज़ कोल। कोल जो होता है, ये सारे जो जितनी चीज़ें हैं, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह, ये कौन सी चट्टानों से हमें मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टानों से देखने को मिलते हैं। आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज विंड एनर्जी इज द करेक्ट वन। अगला देखते हैं, स्टेटमेंट्स देखिए जी, इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, कौन सी गलत है। गवर्नर इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हाँ गवर्नर इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट, गलत है ये, क्योंकि गवर्नर जो है पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, पहला गलत हो गया। गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बिल्कुल राष्ट्रपति चाहे कभी भी हटा सकते हैं। गवर्नर में बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, बिल्कुल सही है, ये सेम स्टेटमेंट होगी। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द एनी ग्राउंड अपॉन विच ए गवर्नर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, ये भी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति जब चाहें कर सकते हैं। तो मतलब 2, 3, 4 आपके सही हैं, पहला गलत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। गवर्नर की बात करते हैं तो एक गवर्नर जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये लिखा गया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट हैपन्स when oils and fats are oxidized, very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑयल्स एंड फैट, देखिए फैट आपकी सॉलिड है, अगर हम फैट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो ऑयल कहते हैं। टेम्परेचर मिनिमम आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या होगा, आपके बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी, रैंसिडिटी हो जाएगी। सो दे बिकम रैंसिड एंड देयर टेस्ट चेंजेस। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। 2 तरीके के फैट्स होते हैं, एक सैचुरेटेड वन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, जो हमारे गुड फैट्स होते हैं। गुड फैट्स क्लियर डाइजेस्टेबल हैं ये। और सैचुरेटेड फैट्स में आपका सिंगल बॉन्ड होता है और जो है बैड फैट्स कहते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाते। और सो हेयर इज द इंपॉर्टेंट आंसर, तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, दे बिकम रैंसिड एंड देयर टेस्ट चेंजेस। फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, फार्मर्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, फार्मर डे सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है। चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। फार्मर्स के लिए जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हमारे 2nd प्राइम मिनिस्टर थे। आंसर इज डी ऑप्शन। 1 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो हम मनाते हैं डॉक्टर्स डे, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसी दिन बना था, 1 जुलाई 1955 को। डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को, क्योंकि यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर, डेट इज़ BC रॉय, बिधन चंद्र रॉय, ठीक है। और आपसे पेपर में पूछा जाता है BC रॉय जो अवार्ड होता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, मेडिसिन फील्ड में दिया जाता है, याद रखिए। 18 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कहते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ठीक है। 4 दिसंबर की बात करते हैं तो नेवी डे कहते हैं, नेवी डे। अच्छा, 8 अक्टूबर होता है आपका एयरफोर्स डे, और 15 जनवरी होता है आपका आर्मी डे, ये भी आपको याद रखने हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 23 दिसंबर इज द करेक्ट वन। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर। द वॉल ऑफ ए डैम इज़ ब्रॉडर एट द बेस, मतलब क्या हो गया कि जो डैम होती है, जो डैम होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो हमेशा ब्रॉड क्यों होती हैं यहाँ से, मतलब ऐसे क्यों होता है डैम, पानी यहाँ पे कम, यहाँ पे ब्रॉड क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, नीचे से ब्रॉड क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। एक चीज़ बताओ, जब नीचे की इस तरह वाइड क्यों होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो पानी का प्रेशर को फैलाने के लिए और पानी ज़्यादा प्रेशर ना कर सके
तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है डैम ब्रॉड बेस बनाया जाता है। टू विथस्टैंड द प्रेशर डैट इंक्रीजेज विद डेप्थ, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा डेप्थ के अकॉर्डिंग, ये सबको पता है। उसको झेलने के लिए बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डैम्स के लिए बोला था कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिसाइकल किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ रेफर टू एज। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स कहा जाता है। आंसर इज सी ऑप्शन, डीकम्पोजर्स। न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर होते हैं बनाने वाले, कंज्यूमर होते हैं खाने वाले, और जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर तक चले जाते हैं कंज्यूमर में, फिर उसको ख़त्म करने वाले डिकम्पोजर्स, जिसे आप डेट्रीवोर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और 10% एनर्जी का जो लॉ दिया था वो दिया था लिंडमैन ने। और मैंने आपको बताया था अगर बेस में 100% एनर्जी है तो अगले बार 10 जाएगी, फिर हो जाएगी 1, फिर जाएगी 0.01। तो हमेशा जो होता है एनर्जी का पिरामिड क्या होता है? ऑलवेज अपराइट होता है। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। हियर द डिकम्पोजर्स फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ द अदर एनिमल्स, डेट्रीवोर्ड्स भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए, डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर, दे पुट nutrient back into the soil, making them available to the producer. So here are the decomposers, very important part. अगला देखिए, who of the following was not hanged in the famous काकोरी ट्रेन डकैती केस? काकोरी ट्रेन डकैती केस हुआ था, उसमें किसको हैंग नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन है। काकोरी ट्रेन डकैती केस हुआ था आपका जो 8 अगस्त 1925 को ये डिसाइड किया गया था, और हैपेंड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और इसमें बहुत सारे पर्सन जो है इसमें इन्वॉल्व थे। वो कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, और रोशन लाल जी थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लहरी थे, रोशन सिंह थे। तो ये जो हैं आपके, रोशन लाल मतलब रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी, ठीक है, ये पर्सन थे आपके पूरे के पूरे डकैती में। सूर्य सेन वॉज नॉट द पार्ट, तो इसीलिए सूर्य सेन को डकैया हुआ नहीं। और सूर्य सेन जो हैं ये थे चटगांव आमरी रेड के मास्टर। चटगांव आमरी रेड जो हुई थी जो वो इन्होंने करवाई थी, और सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी हम जानते हैं, मास्टर दा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और अशफाकुल्ला खान लिखा हुआ है यहाँ पे। अशफाकुल्ला खान वो पर्सन है, मैं बता दूं, फर्स्ट मुस्लिम जो हैंग किए गए थे, डेट वॉज अशफाकुल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने एक सॉन्ग लिखा था, मतलब प्रचलित किया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये प्रचलित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये काकोरी ट्रेन का इंसिडेंट था जो 9 अगस्त 1925 को देखने को मिला। और 8 नंबर डाउन ट्रेन थी जो आपका शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही थी। 8,000 रुपये स्टील किए गए थे, और इस रोबरी में बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंदर बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल। तो ये पर्सन थे आपके इन्वॉल्व थे, ठीक है। एक पर्सन को एक्सीडेंटली किल हो गया था और कोई हार्म नहीं हुआ था। और जो पर्सन हैंग किए गए थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, ये पर्सन को जो है हैंग किया गया था। काला पानी की सज़ा मिली थी सचेंद्र सान्याल को, सचिंदर बख्शी को, और बाकी लोगों को 3 से 14 साल की जो है मिली थी, जो है कहते हैं मतलब जेल मिली थी। तो ये ध्यान रखना, काकोरी इंसिडेंट। स्टोन कैंसर अकर्स टू, यहाँ पे स्टोन कैंसर ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर बात कर रहा है, किडनी के अंदर बात कर रहा है। स्टोन कैंसर भी बात कर सकते हो, मार्बल कैंसर भी आप इसको कह सकते हो, मार्बल कैंसर। जैसे ताजमहल वगैरह, ताजमहल के पास जो है आपके मथुरा में रिफाइनरी थी, वहाँ से जो भी चीज़ उड़ती थी तो वो नीचे आ जाती थी और ताजमहल के ऊपर इफेक्ट करती थी। और ताजमहल के अंदर इसीलिए इफेक्ट करती थी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर जब रेन होती तो वो एसिड रेन होती थी। क्यों एसिड रेन होती थी? क्योंकि वहाँ पे रिफाइनरी थी, इसलिए बंद करवाई गई थी। तो एसिड रेन में होता क्या है, 2 चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये पेपर में आ सकता है ऑप्शन में, या फिर आप कह सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये होते हैं एसिड रेन में। जो स्टोन कैंसर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण देखने को मेनली मिलता था, बट एसिड रेन इज एसिड रेन। आंसर इज 1 ऑप्शन। रेडियो एक्टिविटी मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपकी अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। हेनरी बैक्यूरेल
और पेरी क्यूरी, मैरी क्यूरी, इन तीनों ने ढूंढा था। मेन पर्सन वॉज हेनरी बैकुरल। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एटमॉस्फेयर आपका हीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करना। ग्रीन हाउस इफेक्ट में 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, परफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज। ओजोन की अगर हम बात करें, वाटर वेपर की अगर हम बात करते हैं, ओजोन की बात करें, वाटर वेपर की अगर हम बात करें, ठीक है, और इंफ्रारेड रेज की अगर हम बात करें, तो ये आपके क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट देती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन, एसिड रेन इज द करेक्ट आंसर, एसिड रेन। अब यहाँ पे क्या है, स्टोन कैंसर, जो आपका स्टोन कैंसर का मतलब किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं, किडनी स्टोन की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉट कैंसर, इट्स कॉल्ड किडनी स्टोन ओनली। किडनी स्टोन के अंदर जो होते हैं ये रीनल कैलोलाई जो होते हैं, ये इतने बड़े बड़े बन जाते हैं 3 मिलीमीटर के, जो आपको पेन करते हैं। और ये जो होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के, कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं, जो बॉडी में इफेक्ट करते हैं और किडनी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन क्या करता है, पूरी की पूरी ब्लड प्लाज्मा को प्यूरिफाई करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रानिस्पंदन इसको कहा जाता है। और दैट्स इट। और स्टडी इज़ कॉल्ड नेफ्रोलॉजी, किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। दैट्स इट। चलते हैं आगे। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या बनता है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं, यानी कि एयर में, एयर मतलब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो क्या बन जाता है, तो डैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये एक आपका फाइन वाइट पेपर होता है, वाइट पाउडर होता है, फाइन वाइट पाउडर होता है, और ये पूरी की पूरी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहाँ पे हीट बाहर को निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे हीट बाहर को निकलती है, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH2, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, ये है जी मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए जी अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा सिखों का जो गुरुद्वारा है, रिलीजियस प्लेस है, जो हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलता, इंडिया में देखने को नहीं मिलता। तो ननकाना साहिब की बात करें तो ये देखने को नहीं मिलता। ननकाना साहिब है कहाँ पे, ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, पाकिस्तान के अंदर। ये जो है ये ननकाना साहिब जो है ये पहले गुरु नानक देव जी के नाम पे बना हुआ है, गुरु नानक ननकाना साहिब, क्योंकि ननकाना साहिब जो है गुरु नानक हु वाज बोर्न इन द सिटी एंड फर्स्ट बिगेन प्रीचिंग हेयर, मतलब यहाँ पे इन्होंने प्रीचिंग देना स्टार्ट किया था ननकाना साहिब से। आंसर इज़ 1 ऑप्शन। नांदेड़ साहिब की अगर हम बात करते हैं, नांदेड़ साहिब ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। पौंटा साहिब, पौंटा साहिब है हिमाचल प्रदेश में। केशगढ़ साहिब, केशगढ़ साहिब कहाँ पे है, आनंदपुर साहिब में। रूपनगर, रोपड़ में, ठीक है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, ननकाना साहिब इज़ द करेक्ट आंसर, ननकाना साहिब, ये है जी ननकाना साहिब। अगला देखते हैं, कौन से प्लांट के पार्ट से जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक मतलब हल्दी जो प्राप्त होती है हल्दी, तो ये कहाँ से प्राप्त होती है। पहली बात तो टर्मरिक जो होता है ये क्या है, दैट इज कॉल्ड राइजोमेटस, राइजोमेटस, या फिर आपका अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये, ठीक है, जिंजर फैमिली की। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, स्टेम, तना जिसे हम कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है दैट इज कॉल्ड करक्यूमा लॉन्गा, करक्यूमा लॉन्गा, ये याद रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, स्टेम इज द राइट वन। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज ए राइपन्ड ओवरी, फ्रूट इज ए राइपन्ड ओवरी, याद रखिए, आंसर इज बी ऑप्शन। टर्मरिक प्लांट देखो, राइजोम है, टर्मरिक पाउडर, ड्राई राइजोम, ये आप यूज़ करते हैं घरों में। कच्छतीवु आइलैंड जो है ये इंडिया से ले लिया गया था, कौन सी कंट्री ने, 1974 में। कच्छतीवु जो है एक पहली बात तो वॉल्केनिक आइलैंड है, ये वॉल्केनो से बनता है, वॉल्केनिक आइलैंड है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में नियर पाक स्टेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच में नियर पाक स्टेट, हियर इज़ अ कच्छतीवु जो है आइलैंड है बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका, पाक स्टेट के पास।
1974 से, ठीक है, 1974 से ये किसके पास आ गया, श्रीलंका के पास आ गया। और 1974 से पहले की बात करें तो वो इंडिया के पास था। तो इंडिया ने जो है श्रीलंका को ये दे दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट के अंडर आता है अभी कच्छातीवु आइलैंड। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका इज द राइट वन। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया जो है आइलैंड कंट्री है, ये याद रखना, आइलैंड है यहाँ पे। आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। ऐसी प्लेस बताइए जहाँ से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं। अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीस्मिक फोकस कहा जाता है। यहाँ से आपका जो है अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, डेट इज कॉल्ड आपका फोकस, और आप इसको क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहा जाता है, हाइपोसेंटर। और हाइपोसेंटर से जो ऊपर की तरफ अगर हम जाएं, द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द अबव द फोकस, डेट इज कॉल्ड आपका एपिसेंटर कहा जाता है, जहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, जहाँ से आपका पहला ब्रेक होता है वहाँ पे अर्थक्वेक जो ओरिजिनेट होता है, डेट इज कॉल्ड आपका ये वाला पार्ट जिसे हम फोकस कहते हैं, लेकिन इफेक्ट बाद में एपिसेंटर में देखने को मिलता है। सो ऊपर वाला पार्ट डेट इज कॉल्ड एपिसेंटर, सेंटर वाला पार्ट जो है फोकस कहलाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। और अर्थक्वेक से ज़्यादा है, अर्थक्वेक क्या होता है, सडन मतलब शेकिंग ऑफ द अर्थ शेक करती है, तो डेट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। दो चीज़ें मापी जाती हैं, एक इंटेंसिटी मापी जाती है और एक आपका मैग्नीट्यूड मापा जाता है अर्थक्वेक का। इंटेंसिटी जो मापते हैं वो हम मापते हैं आपके मर्कली स्केल से, मर्कली स्केल। मैग्नीट्यूड हमेशा मापा जाता है किससे, रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल से। आंसर इज बी ऑप्शन, क्लियर। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, सिस्मोग्राफ से, क्लियर, याद रखना। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, इन्फ्लेशन एक सिचुएशन होती है जो किसके द्वारा करेक्टराइज होती है। इन्फ्लेशन जो होता है जिसमें हम कहते हैं चीज़ों के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए। प्राइस राइज क्यों बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा जो है, मनी जो है बहुत ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी। तो सिचुएशन का मतलब क्या होगा कि टू मच मनी चेजिंग द टू फ्यू गुड्स। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बहुत सारी मनी जो है, बहुत सारा पैसा, बहुत अधिक पैसा जो है सामान के पीछे जो है चलता है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन उसको कहते हैं। और इन्फ्लेशन को टारगेट किसका होता है, आरबी कंट्रोल करती है। आरबी क्या करती है, दो चीज़ें, इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ उसको करती है, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पार्ट होता है। याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल डेट इज प्राइस स्टेबिलिटी जो है पार्ट किसका होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो आरबीआई के अंडर आती है। जहाँ पे आपका 4 प्लस माइनस 2%, यानी कि 2 से 6% की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टारगेट इतना रखना होता है। आरबीआई ने ये आपके इंडिकेशन बताई हैं। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहाँ पे देखिए जी, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या तो डिमांड से बढ़ेगा। कैसे डिमांड बढ़ेगी आपकी, या तो इंटरेस्ट रेट कट हुआ पड़ा है, इजीली लोन मिल रहा है, इजी लोन मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया, मनी सप्लाई ज़्यादा आ गई, और जो वेजेस हैं, दिहाड़ी है, वो ज़्यादा हो जाएगी। अब आपका कॉस्ट पुश कैसे होगा, कॉस्ट लगाने से कैसे होगा, डिवैल्यूएशन। आपने फॉरेन करेंसी के मामले में इंडिया की करेंसी को गिरा दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा, इंपोर्ट भी महंगा होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। वैट ड्यूटी बढ़ा दी तो भी आपका जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ये भी देखने को मिलेगा। सो हेयर इज द पार्ट जहां से आपकी इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, याद रखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन है। ये फेमस क्रूगर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे जो है लाइन्स, शेर, लिपर्ड्स और राइनो, एलिफेंट्स, बफेलो सब कुछ देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। सो हेयर इज़ इन द साउथ अफ्रीका। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है, बी ऑप्शन। सो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो पार्ट है डेट इज कॉल्ड क्रूगर नेशनल पार्क, ठीक है, क्रूगर नेशनल पार्क जो साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे देखो ये जो साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है डेट इज केप टाउन, जोहान्सबर्ग, बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं ये, ठीक है, और बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं ये वाले। कैपिटल जोहान्सबर्ग के अंदर तो आपके जो है गोल्ड माइंस देखने को आपको मिलती हैं। सो हेयर इज़ द क्रूगर नेशनल पार्क। हिमालयन माउंटेन रेंज जो होती है ये किसकी एग्जांपल है। पहले तो हिमालयाज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, टैथेसी से हुआ था, क्लियर।
और ये क्या है, फोल्ड माउंटेन है। पहली बात तो फोल्ड माउंटेन है। और कौन सी, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, सबसे लंबी, सबसे यंगेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 884.86 मीटर देखने को मिलती है। सो दे आर द फोल्ड माउंटेन, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इसको कहते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन जो वॉल्केनो से बनती है, ज्वालामुखी से। ब्लॉक माउंटेन्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, ये आपकी रॉक है, ये रॉक है, ये नीचे चली गई, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। यहाँ से आपकी बहती है आपकी नर्मदा, जैसे रिफ्ट वैली के से थ्रू बहती है नर्मदा रिवर ब्लॉक माउंटेन से थ्रू। तो वेरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिडुअल माउंटेन, हवा पानी प्रेशर कुछ भी पड़ा है और बीच में जो अवशेष रह जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स। और हमारे इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन सी हैं? हमारे इंडिया में ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं अरावलीज। अरावलीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान में। याद रखिए आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, फोल्ड माउंटेन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपकी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को आपको मिलती है फोल्ड माउंटेन्स में। सेडिमेंट्स जो होते हैं, मैग्मा जो होता है वो फोर्सफुली अपवर्ड आता रहता है जैसे उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। सेडिमेंट्स एंड सम मैग्मा फोर्स्ड अपवर्ड। यहाँ पे डीप माउंटेन्स होती हैं, रूट्स होती हैं, ये इधर प्रेशर लगाए, ये इधर प्रेशर लगाया और ये अपवर्ड साइड हुआ। सो यहाँ से आपकी मिलती हैं फोल्ड माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किस चीज़ का? फिस्कल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जहाँ पे आपका टैक्स रिलेटेड चीज़ें, टैक्स कैसे लगाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, और प्लस किस तरीके से आप एक्सपेंडिचर करेंगे, किस तरीके से उसको आप कलेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप बोरोइंग कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पैसे को, टैक्स को, डैट इज़ कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो होता है ये आपका कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस करती है और फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका आरबीआई की जो आपकी क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उसका पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, ओपन मार्केट में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, सेल और परचेज करता है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज करना, डैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है और ये आता है क्वांटिटेटिव मेजर्स में। तो पहला ऑप्शन क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहले तो ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। टैक्सेशन की बात करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें, बोरोइंग की बात करें, ये तीनों पार्ट जो हैं ये किसके बनते हैं? आपके फिस्कल पॉलिसी के बनते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द राइट वन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो हियर इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बजट की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ठीक है, तो ये हैं आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। अगला देखते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मेटल होती है वो लिक्विड रहती है, वो कौन सी मेटल है आपकी? तो वो मेटल है आपकी मरकरी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है लिक्विड होती है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड जो मरकरी का होता है। और अगर मैं को -40 मापना हो, -50 मापना हो, तो हम कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करेंगे? एल्कोहल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं उसके बाद। याद रखिए आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। और प्लैटिनम की बात करें, प्लैटिनम और गोल्ड की बात करें, इसको प्यूरीफाई किया जाता है एक्वा रेगिया से। एक्वा रेगिया मतलब अमलराज, जिसमें हम HCl और HNO3 का पार्ट मिलाते हैं और इसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। 3 पार्ट HCl के और 1 पार्ट HNO3 का। लेड की बात करते हैं तो लेड जो होता है सीसा जिसे हम कहते हैं, लेड इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। और लेड की ओर कौन सी है? गैलिना, गैलिना इज़ द ओर। और लेड जो होती है, गैलिना इज़ द ओर एंड एंड प्रोडक्ट है लेड जो है सभी सब्सटेंस का। और लेड के अंदर अगर हम बात करें टेट्राइथाइल लेड आप याद कर सकते हैं, जो आपका एंटी नॉकिंग कंपाउंड, जो गाड़ियों में खड़खड़ होती है उसको बंद करने के लिए एंटी नॉकिंग कंपाउंड ये यूज़ किया जाता है। जिंक, जब लोहे के ऊपर जंग लगती है तो जिंक का ऊपर परत चढ़ा जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गल्वनीकरण, गल्वनाइजेशन कहा जाता है। और जिंक की अगर हम ओर की बात करें तो कैलामाइट इज़ द जो है ओर है। जिंक पायराइट इज़ द ओर ऑफ जिंक। क्लियर, याद रखिए आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। मरकरी का जो है डेट इज कॉल्ड सिनाबार, डेट इज ओर है सिनाबार। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डेट इज मरकरी। Hg इसका सिंबल है। अच्छा, मरकरी कंजम्पशन से एक डिजीज़ हो जाती है, कौन सी? डेट इज कॉल्ड मिनीमाटा डिजीज़, मिनीमाटा डिजीज़ याद रखिए। और कैडमियम से डेट इज इटाई डिजीज़, इटाई डिजीज़ ध्यान रखना। और वाटर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन किसके कारण हो सकता है? आर्सेनिक,
फ्लोरीन वगैरह, यूरेनियम वगैरह हो सकता है। आर्सेनिक इज द इंडिकेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो इंडियन टेरिटरी में ओरिजिनेट नहीं करती, इंडिया से ओरिजिन नहीं होता? महानदी की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होती है, उड़ीसा के अंदर ये हीराकुद डैम बनाती है, पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट महानदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र बात करते हैं तो चैमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, जैसी इंडिया में आती है नामचा बारवा को क्रॉस करके, अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करके दिहांग रिवर की तरह आती है। दिबांग, सुबांसरी और लोहित चारों नदियां मिलके असम के अंदर मजूली आइलैंड बना लेती हैं और बाद में जाके वेस्ट बंगाल में जाके गंगा रिवर के साथ ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। तो आंसर इस बी ऑप्शन, ये इंडिया से स्टार्ट नहीं होती और इसका जो ओरिजिनल नेम है डैट इज कॉल्ड यारलंग सेंगपो। यारलंग सेंगपो इसको कहते हैं। रावी की बात करें, रोहतांग पास से स्टार्ट होती है, रोहतांग पास से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रोहतांग पास से स्टार्ट होती है। चेनाब का मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए चेनाब का कहाँ से स्टार्ट होती है। क्लियर। अब मैं डैम की बात करूँ तो हीराकुद डैम महानदी के ऊपर है और जो आपका रिवर रावी की अगर हम बात करें, रिवर रावी के ऊपर जो है डैट इज़ बागलीहार डैम देखने को मिलता है। इट्स कॉल्ड बागलीहार डैम जम्मू कश्मीर में। और जो है थीन डैम, रंजीत सागर डैम जिसे हम कहते हैं, ये आपका पंजाब में देखने को मिलता है। चिनाब की अगर हम बात करते हैं, चिनाब के ऊपर सलल प्रोजेक्ट, बागलीहार इज ऑल्सो ऑन द चिनाब, चिनाब के ऊपर ही है बागलीहार, ठीक है। ये थीन डैम और रंजीत सागर डैम आपका रावी रिवर के ऊपर है, याद रखना है। और आपका एक है चमेरा डैम इज ऑल्सो ऑन द रिवर रावी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और एक होता है पोंग डैम न्यूज़ में था, पोंग डैम है ब्यास रिवर के ऊपर, याद रखिए। और मैंने आपको बताया सलल और बागलीहार ये जो प्रोजेक्ट हैं ये आपके किसके ऊपर हैं, चिनाब रिवर के ऊपर हैं, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, बी ऑप्शन, दैट इज ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर। ये ओरिजिनेट नहीं होता इंडियन टेरिटरी में। सो यहाँ पे देखो जी, ये आपका स्टार्ट हुई नामचा बारवा को क्रॉस किया, यहाँ से आई और यहाँ से आपका मजूली आइलैंड बना लेती है एंड देन उसके बाद वेस्ट बंगाल में और गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके डेल्टा बन जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी कमेटी का नाम बताइए कौन सा है, लार्जेस्ट कमेटी का नाम। तो लार्जेस्ट कमेटी का मतलब यहाँ पे जिसमें लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 लोग होते हैं, जिसमें आपके 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। जो कैग होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स की ऑडिट करके रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में जाती है और देन पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। इसीलिए कैग को हम बोलते हैं कि कैग इज़ ए जो आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैग इज़ ए जो है गार्जियन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको पब्लिश कर देती है। एस्टिमेट कमेटी के अंदर 30 लोग होते हैं और 30 के 30 लोग लोकसभा से होते हैं। जितने भी बजट के एस्टिमेट लगाना, पैसे का एस्टिमेट लगाना, वो एस्टिमेट कमेटी के पास होता है। ये दोनों कमेटीज़ जो हैं आपकी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर कमेटी के नाम से भी इनको जाना जाता है, सिस्टर कमेटी के नाम से। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी 22 लोग होते हैं। ज्वाइंट पब्लिक जो JPCG जो बनाई जाती है, ये एक स्पेशल टास्क के लिए बनाई जाती है, स्पेशल टास्क। अच्छा, 22 लोग जो पब्लिक अंडरटेकिंग में हैं, 15 अगेन लोकसभा, 7 आपके राज्यसभा, ठीक है। ज्वाइंट पब्लिक कमेटी जो होती है एक स्पेशल टास्क के लिए बनाई जाती है, टाइम टू टाइम बनाते हैं और मेंबर भी उसी टाइम में डिसाइड किए जाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, बी ऑप्शन। एस्टिमेट कमेटी में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं 30 और 30 के 30 लोकसभा से। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लो, फाइनेंशियल कमेटीज़ जो हैं 3 हैं जो हमने डिस्कस करी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, जिनको आप क्या कहते हैं, सिस्टर कमेटीज़ भी कहा जाता है, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में देख लो, रेलवे हर हेल्थ के लिए एडहॉक जो टेम्परेरी सेलेक्ट कमेटी GST के ऊपर जैसे बनी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स प्रिविलेजेस के लिए कमेटी, तो दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अगला चलते हैं, आर्टिकल 39 में कौन सी चीज़ नहीं होती है, नॉट कंटेन्ड इन द आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में कौन सी चीज़ नहीं देखने को आपको मिलती है। तो पहले बात करते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, ये आपका आता है 39D में। 39D में नॉट कंटेन्ड पूछा है तो ये तो आपका आता है, ठीक है, ये आपका आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में आता है, तो ये तो नहीं आएगा, मतलब 39 में नहीं आएगा। टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 38 में आता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने।
चलो ये भी आपका नहीं आएगा 39 में। द सिटीजन मैन एंड वीमेन इक्वल हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, ये आता है आपका 39A में। ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 4 तो नहीं आता 39 में, 1 और 4 तो 39 में आता है, और 2 और 3 नहीं आता। सो सेकेंड एंड थर्ड आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं ये आर्टिकल 39 के लिए, तो ये किस में आता है, 36 to 51 में आ गया, और 36 to 51 जो आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, जो हमने बोरो किए थे आयरलैंड से, बोरो किए थे आयरलैंड से। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट, या फिर आप कह सकते हो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट वन। अगला देखते हैं, सत्याग्रह फाइंड एक्सप्रेशन इन, सत्याग्रह जो है वो उसकी अभिव्यक्ति कहाँ पे मिलती है आपको, सत्याग्रह की। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सच की राह के ऊपर चलना, नॉन कोऑपरेट करके, नॉन वायलेंट होके, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब सडन आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंस नहीं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नॉन कोऑपरेशन बिल्कुल सही है, असहयोग से ये नहीं, नॉन कोऑपरेशन भी आ सकता है, नॉन वायलेंस भी आ सकता है, दोनों आपके ऑप्शन सही बन जाएंगे। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी का पहला सत्याग्रह ट्रांसवाल में था 1906 साउथ अफ्रीका में, और इंडिया में 1917 में चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, ध्यान रखिए, 3 कथिया लगान भी कहते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था। आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन कॉपरेशन। अगला देखते हैं, हु रोड द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो सॉन्ग है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सॉन्ग किसने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सॉन्ग किसने लिखा था, ये लिखा था दैट इज मोहम्मद इकबाल ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, मोहम्मद इकबाल इज द करेक्ट आंसर। और यही फाउंडर हैं, 2 नेशन थियोरी के फाउंडर भी ये हैं, बट 2 नेशन थियोरी बाद में दी किसने थी, फाउंडर तो ये हैं, बोला किसने था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में बोला था 3940 में, याद रखिए। राम प्रसाद बिस्मिल मैंने आपको बताया था, सारे जहां से अच्छा जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्होंने प्रचलित किया था। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लिंक करते हैं किसके साथ, काकोरी ट्रेन के साथ, डकैती केस के साथ, अभी हमने डिस्कस किया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल इज द राइट वन, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन देखिए, इनमें से जो है सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन में कौन सी चीज़ नहीं आती, रॉन्गली लिस्टेड है यहाँ पे। पहला पॉइंट देखिए, इट फेवर्ड चेंजेस इन द रूल राज्यसभा एंड सेंटर्स पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट, गलत है, पहले ही स्टेटमेंट गलत है, ये आपकी रिकमेंडेशन में नहीं आया। इट फेवर्ड द स्पेयरिंग यूज टू आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ मतलब कभी कभी यूज़ करो, फेवर किया इन्होंने डिमांड करी जो आपका गवर्नर का ऑफिस है उसको अबॉलिश करो, इन्होंने डिमांड करी, ये बिल्कुल सही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये भी आपका सही है, तो गलत कौन सा हो गया आपका, ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सरकारिया कमीशन जो है 1983 में बैठा था, 1983 में सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को बताने के लिए। 2007 में एक कमीशन और बैठा था, पुंची कमीशन, वो भी आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर 1 ऑप्शन, क्लियर। राज्यसभा का रोल चेंज करना और सेंटर की पावर जो रिकॉग्नाइज करती है स्टेट्स को, ये आपका सरकारिया कमीशन के बारे में बताता है। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति जो है वो किसके कारण देखने को आपको मिलती है, कॉज्ड बाय। इन्फ्लेशन जो होती है वो होती है जब आप मनी सप्लाई ज़्यादा करेंगे, धन की आपूर्ति में वृद्धि। आंसर इसमें 1 ऑप्शन, डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। इन्फ्लेशन का मतलब है किसी भी चीज़ के रेट का बढ़ना, जब रेट बढ़ेगा वो रेट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी मतलब क्या हो गया, आपका पैसा बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्राइस लेवल बढ़ जाना, आंसर इज डी ऑप्शन। यहाँ पे देखो डिमांड पुल, डिमांड के कारण जब आपकी डिमांड की ग्रो हो जाए, पैसा हो जाएगा तो डिमांड आप करने लग जाओगे। कॉस्ट पुश, गैस यूज़ करने लगे हो तो गैस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब आप कुछ भी आप मतलब सैलरीज बढ़ रही हैं, वेजेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए इन्फ्लेशन हो जाए तो डैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपका कहाँ पे है, डैट इज़ इन द तिरुवनंतपुरम। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, तिरुवनंतपुरम में देखने को आपको मिलता है। तिरुवनंतपुरम या फिर आप कह सकते हो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर भी आपका तिरुवनंतपुरम में देखते हैं मिलता है। मुंबई की बात करते हैं तो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे।
TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है यहाँ पे, और आपका तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, जो पहला आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और एजेंसी। बेंगलुरु की बात करते हैं तो इसरो के हेडक्वार्टर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 15 अगस्त 1969 को बना था। और बेंगलुरु के जो बेंगलुरु अंतरिक्ष जो है आपका डेट इज़ कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डेट्स इट। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर। अगला बताइए, भारत माता की जो पेंटिंग बनाई गई थी उसके पेंटर कौन थे? भारत माता की पेंटिंग के पेंटर कौन थे? सो ही वॉज अबेंद्रनाथ टैगोर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, अबेंद्रनाथ टैगोर। अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने एक आपका ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स बनाया था, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स 1907 के आसपास। उसके पहले जिनको स्कॉलरशिप मिली थी डेट वॉज नंदालाल बोस, ये याद रखना। जामिनी रॉय भी पेंटर हैं, ठीक है। आंसर इज बी ऑप्शन, भारत माता की पेंटिंग अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। अबेंद्रनाथ टैगोर, भारत माता की पेंटिंग। प्लान हॉलीडे जो घोषित किया गया था, कौन से 5 ईयर प्लान के बाद घोषित किया था? प्लान हॉलीडे था आपका 1966 से 69 में। पहला 5 ईयर प्लान था 51 से 56, सेकंड था 56 से 61, थर्ड था 61 से 66, फोर्थ था 69 से 74। तो किस 5 ईयर प्लान के बाद बनेगा? ऑब्वियसली बात है थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ये बना था। अब देखिए जी, प्लान हॉलीडे क्या था, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान आपका फेल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आपका 62 में इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, 65 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर, 65 में ही सूखे पड़ गए थे, ड्रॉट्स सूखे पड़ गए थे, जिसके कारण ये प्लान फेल हुआ। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर इन्होंने जो बताया था वो क्या बताया था? उद्देश्य डेट इज सेल्फ रिलायंट ये इकोनॉमी बताई थी इन्होंने, तो ये प्लान फेल था। फोर्थ में बताया था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी करो और स्टेबल तरीके से चलो। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो नेहरू महलनोबिस प्लान बोला था। महलनोबिस वो ही हैं जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था कोलकाता में, और महलनोबिस वो ही हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर नेशनल स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को। और सेकंड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करते हैं तो 3 आपके आयरन एंड स्टील प्लांट खोले गए थे, भिलाई में और भिलाई डेट इज इन द छत्तीसगढ़, और राउरकेला उड़ीसा में, और राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, एंड वन मोर इज़ द दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल में। भिलाई में USSR की मदद से, दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से, राउरकेला में वेस्ट जर्मनी की मदद से। तो आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन बनेगा, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आप हेराल्ड डोमर मॉडल भी इसको कहते हैं, और यहाँ पे बात करी गई थी एग्रीकल्चर के ऊपर। जितना खर्चा था उसका 1/3 खर्चा जो है एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था। आंसर इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ तरेन जो है लड़ाई गई थी पृथ्वीराज चौहान और किसके साथ? बैटल ऑफ तरेन 2 लड़ी गई थी, 1191, 1192। पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी, वैसे दोनों लड़ाई मोहम्मद गोरी के अगेंस्ट लड़ी थी, तो आंसर इसमें पहले तो क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई और ये भी मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई। मोहम्मद गोरी पहली लड़ाई में हारा था, मोहम्मद गोरी सेकंड लड़ाई में जीता था, ये याद रखिए। बैटल ऑफ तरेन, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डेट इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। महमूद गजनवी की अगर हम बात करते हैं तो धन लूट वगैरह के लूटपाट करके चला गया था। इसका फेमस अटैक है 1025 का सोमनाथ टेम्पल का अटैक, जहाँ जो आपका 16th अटैक था, ये इंडिया में 17 अटैक किए थे। और महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ टेम्पल लूट के चला गया था। बाबर जो है मुगल डायनेस्टी का फाउंडर, फरगना डिस्ट्रिक्ट से आया था अफ़गानिस्तान से, और जो है डेट इज़ कॉल्ड दौलत खान लोधी ने बुलाया था। पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। बाबर को दफनाया कहाँ पे गया था? पहले रामबाग आगरा के अंदर, वहाँ से बॉडी निकाली फिर काबुल में दफनाया गया था। इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है जो है तुजु के बाबुरी, ठीक है, और बाबरनामा जिसे आप कहते हैं। और इसका पर्शियन वर्जन को चेंज किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने चेंज किया था, ये याद रखना है। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं जो है इसकी 2 लड़ाइयाँ हुई थी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज की जो लड़ाई थी, बिलग्रिम की लड़ाई भी इसको कहते हैं, बिलग्रिम 1539, 1540।
1539 में जो जीता था वो शेरशाह सूरी जीता था। 40 वाली भी लड़ाई शेरशाह सूरी जीता था और पूरे 15 साल के लिए राज जो था वो शेरशाह सूरी का हो गया। हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, जो उनकी सिस्टर हैं। हुमायूं का जो टॉम है बड़ा फेमस है दिल्ली के अंदर, जिसे आप कहते हैं प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। ताजमहल जैसा लेकिन ताजमहल से पहला बना हुआ है और हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम ने। और प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल तो हुमायूं टॉम को कहते हैं। और अगर बात करी जाए ताज ऑफ डेक्कन, दक्षिण का ताज किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है ये बीबी का मकबरा जो है औरंगज़ेब की वाइफ राबिया दुरानी के लिए है बनाया गया था बीबी का मकबरा। और इनके बेटे आज़म शाह ने बनवाया था बीबी का मकबरा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। मोहम्मद गोरी के साथ लड़ाई हुई थी। ऑयल यानी कि तेल और साबुन, ऑयल और सोप फिल्म जो है जब हम देखें डे लाइट के अंदर तो वो कलर दिखने को मिल जाती हैं। क्यों देखने को मिलते हैं कलर? रीज़न क्या है उसका? कलर देखने का रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है इंटरफेरेंस। क्लियर? इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? वो सुपर इम्पोज होने लग जाती है, ऊपर के ऊपर सुपर इम्पोज होने लग जाती है और रिजल्टेंट वेव जो होती है वो बड़ी हो जाती है, एम्पलीट्यूड सेम होता है, जिसके कारण वो कलर देखने को मिल जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर मैं कहूँ ओशन का कलर ब्लू है, आसमान का कलर जो है डैट इज़ ओशन का कलर ब्लू है और डैट इज़ स्काई का कलर ब्लू है, वो किसके रीज़न होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण देखने को मिलता है। और अगर कोई चीज़ शाइन करती है तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है, ये याद रखना है आपको। आंसर इसमें सी। अच्छा, अगर पेपर में क्वेश्चन आया था कि अगर हम बात करें सोप बबल चमकता है, सोप बबल शाइन करता है, तो उसमें आपका इंटरफेरेंस ना आके वो क्या आएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए सोप फिल्म जो है वो डे लाइट में कलर दिखती है, उसने शाइन नहीं बोला। अगर वो शाइन बोलेगा तो TIR देखेगा, और अगर बात की कहा कि वो कलर दिखता है तो इंटरफेरेंस आएगा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे आपकी इंटरफेरेंस हो जाती है, यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन देखने को आपको मिल जाती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर जो है आपका टर्शी सेक्टर में आता है? टर्शी सेक्टर तृतीय क्षेत्र में जो आपका सर्विस सेक्टर होता है। इंडिया में अगर हम GDP की बात करें, GDP की सबसे ज़्यादा शेयर जो है टर्शी सेक्टर का है, सबसे कम मिनिमम किसका है? आपका प्राइमरी सेक्टर का। ध्यान रखिए। पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है ये आपका बिल्कुल टर्शी सेक्टर का पार्ट है, ये बनेगा टर्शी सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग आपका ये सेकेंडरी है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप लोग। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अगेन प्राइमरी सेक्टर है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सेकेंडरी सेक्टर में हमेशा आपकी इंडस्ट्रीज आती हैं, ये याद रखना है। क्लियर? याद रखिए। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो यहाँ पे देख लो जी, प्राइमरी जो है आपके रॉ मटेरियल्स देंगे, यानी कि रॉ मटेरियल्स में आपका फिशिंग फार्मिंग वगैरह हो जाएगी। फिनिश गुड में मैन्युफैक्चरिंग जो अभी बात करी थी हमने कॉटन वगैरह की, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस की यूटिलिटीज़, कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इन द सेकेंडरी गुड्स। क्लियर? याद रखिए, कंस्ट्रक्शन पेपर में बहुत बार आता है। और उसके बाद जो है आपका टर्शी सर्विसेज में रिटेल हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, रियल इस्टेट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। क्वार्टनरी जिसमें आपका एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसमें आप स्किल्स की बात करते हैं। तो दीज आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? याद रखिए।